बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले काउंटडाउन 95 दिन, जी हां 95 डेज टू गो। अब से ठीक 95 दिनों के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि 29 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है। अगर तो वो 95 दिन के बाद रिटायर होकर घर चले गए तो जाहिर ये तो ज़ाब्ते के मुताबिक है, नहीं गए तो फिर वो भी ये जो फॉर्म 47 से सारे ओहदे निकल रहे हैं, इसी तरह वो भी इसी की प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, तमाम फॉर्म 47 के ऊपर ही खड़े हैं। और अब 26 नवंबर के बाद अगर वो इसमें से अपनी कोई एक्सटेंशन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं या कंटिन्यूशन या जो भी नाम उन्होंने देना है, तो फिर वो भी इसी सारे का हिस्सा बन जाएंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ। क्योंकि 95 दिन रह गए हैं तो उस वजह से माफी वाला मामला है वो भी बहुत ही नाजुक सूरत हाल के अंदर दाखिल हो गया। याद कीजिए, सबसे पहले माफी का जो पैगाम था वो मुन्ना मुनीब फारूक, जिन्हें आज से हम काका सिपाही कहेंगे, मतलब काका सिपाही। ये इरफान खोसट अपने एक ड्रामे में कहा करते थे काका सिपाही। वजह उसकी है क्योंकि मुन्ने मुनीब फारूक का भी पुलिस के साथ चोली दामन का साथ है। कुछ कागजात भी हमारे पास आए हैं, लेकिन उन पर सोचेंगे कि बात करनी है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो काका सिपाही जी हैं वो सबसे पहले कहते थे कि अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हशर नशर कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा तड़का इसमें फैसल वाडा साहब ने भी लगाया। फिर बॉल जो है वो अंसार अब्बासी साहब को दे दी गई। वो गोल करने गए, लेकिन उनके अपने खिलाफ गोल होते रहे। उन्होंने फिर आगे सोहेल वड़ाइच साहब को बॉल पास कर, याद कीजिए सोहेल वड़ाइच साहब ने तो बॉल को फुटबॉल बना लिया और उसके ऊपर से उनका ऐसा पांव फिसला कि फुटबॉल तो कहीं और निकल गया। सोहेल वड़ाइच खुद गोल में चले गए और इस स्पीड से गए कि साथ अंपायर को भी ले गए, खुद भी चले गए। उनका सर कहीं लगा, उनका पांव कहीं लगा। अंपायर भी बेचारा किसी जगह से पकड़ के अपनी जो उसको दर्दें हो रही हैं उसको सहला रहा है। इसी तरीके से गोलकीपर, इसी तरीके से दूसरे प्लेयर, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा। ना सोहेल वड़ाइच को पता चल रहा है वो किधर जा गिरा है, ना दूसरों को पता चल रहा है। मतलब कि पूरा आवे का आवा ही उन्होंने तबाह कर दिया है। सोहेल वड़ाइच से बाद में दोबारा गेंद जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने ली और कल का उनका बयान ये था कि आप माफ़ी से नीचे भी काम चला सकते हैं। होता है ना सेल सेल सेल, एक के साथ एक फ्री, या 95% ऑफ, या 70% ऑफ, या 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा। इस तरह की ऑफर्स होती हैं ना। तो ऐसे ही एक नई ऑफर फील्ड मार्शल साहब ने जो अंसार अब्बासी के थ्रू पहुंचाई कि माफ़ी से भी कम पर काम चल सकता है। पहले तो ये कहा कि आप सिर्फ इतना ही कह दें कि आई रिग्रेट, याद होगा आपको, वो भी टेलीविजन पर बताया गया। लेकिन आप अगर वो नहीं कहना तो इससे भी कम पर अफसोस भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगें, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को चुप करा दें, हमें बुरा भला ना कहें। एक तरफ कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से। हमें तो ईमान दुरानी साहबा, जो कैप्टन ईमान दुरानी, उन्होंने कहा था कि वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। और हमें यह भी बताया गया था कि हमें मकबूलियत और कबूलियत हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से हमें बहुत डर लगता है। तो अब अंसार अब्बासी साहब से ये कहलवाया गया है कि माफ़ी से भी कम पे काम चलेगा, आप ये खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि ये उनसे भी बात नहीं बनी तो अब बड़े पहलवान को उतारा गया है, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये भी बेचारे फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं, इनसे भी खराज वसूल किया जा रहा है। ये अम्मा रेहाना डार से हारे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 पर जीत कर आए हुए हैं। इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि अब आप जाकर हमारा बयानिया जो है वो टेलीविजन पर रखें। इन्होंने बयानिया रखा और इन्होंने ये कहा है कि यार माफ़ी मांग लें, खुदा का वास्ता है। चलें, आपने इदारे से नहीं मांगनी तो आप अदालत से मांग लें, अदालत से नहीं मांगनी तो कौम से मांग लें। मतलब मामला देखें कितना, इमरान खान को कितनी ज़्यादा, आप गौर कीजिए कि कितनी ज़्यादा खुली ऑफर्स दे रही हैं सारे। बस ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हम पाँव को हाथ लगाते हैं, किसी तरह से माफ़ी मांग लें। मरे जा रहे हैं कि इमरान खान अपने मुंह से ये कह दें कि मुझे बहुत अफसोस है, रिग्रेट है। वो बीच में मुर्गी फरोश को भी छोड़ा था, वो भी यही पैगाम लेके गया था। अब ख्वाजा आसिफ भी वही बात कह रहा है, काका सिपाही भी वही बात कह रहा है। जो दूसरे बीच में वड़ैच साहब, वड़ैच त्यारा वगैरह, उनकी क्लच प्लेट भी टूट गई बेचारों की इसी चक्कर में। एक्सल निकल गया, उसे पंजाबी में तुरा कहते हैं, उनका तुरा ही निकल गया बेचारों का। इसी तरीके से अंसार अब्बासी साहब का तो खैर सब कुछ ही निकला हुआ है। तो इस सारे मामले में अब ख्वाजा साहब कहते क्या, मैं ये आपको सुनवाऊंगा। लेकिन इसके साथ आपने पाकिस्तान की एक अजीम तरीन सहाफ़ी हैं,
جو اس چیز کا، ویسے تو وہ نواز شریف صاحب کی منہ بولی بیٹی ہیں، کوئی بری بات نہیں، بیٹی بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے اور بہت احترام کرنا چاہیے، اگر کوئی کسی کی بیٹی ہے، منہ بولی بیٹی ہے بھلے، تو وہ نواز شریف صاحب کی منہ بولی بیٹی ہیں، بہت احترام کر، ان کے گھر کی فردی ہیں وہ، اور ہونا بھی چاہیے جتنا وہ آگے تک چلی جاتی ہیں ان کی سپورٹ میں. لیکن یہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، پوری دنیا میں یہ ویسے ہمیں لوگ 90 کی دہائی کی یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جرنلزم کیا ہوتا ہے. جرنلزم کی ایک بڑی بنیادی بات ہوتی ہے، اگر تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز یا کوئی دو اپوننٹ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو جرنلسٹ کا رول کم ہو جاتا ہے. اس کا رول پھر یہ ہوتا ہے دونوں کو برابر کا موقع دیں. مثلا اگر پی ٹی آئی کا گیسٹ بھی بیٹھا ہے اور نون کا بھی بیٹھا ہے تو جرنلسٹ کی ذمہ داری تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو مناسب آپ نے وقت دینا ہے، وہ اپنا اپنا کیس کو ڈیفینڈ کرے. لیکن اگر جرنلسٹ کسی کے ساتھ ون آن ون انٹرویو کر رہا ہے تو پھر یہ جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری سائڈ کے سوالات اس بندے سے پوچھے، اسے اوپن گراؤنڈ نہ دے، ایسا نہ لگے کہ وہ پھپھو کے گھر یا پھپھو کی بیٹی کے گھر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ نے غور کرنی ہے کہ خواجہ آصف معافی والی بات کے اوپر کس طریقے سے ون سائیڈڈ ویو دے رہا ہے. یہ جو ہماری سرکاری حاجن صاحبہ ہیں یہ سامنے بیٹھی ہیں تو بڑے احترام سے، ظاہر ہے ہم سے بڑی بھی ہیں، احترام کی جگہ پہ بھی ہیں، بہن کی جگہ پہ بھی ہیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے دوپٹہ بہت ہی کھینچ کے. ہماری بہن ہے، اچھی بات ہے، کھینچ کے لیتی ہیں، دوپٹہ بہت ہی کھینچ کے، اور یہاں ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے، اپنی دونوں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں وہ ایسے کر کے سامنے کر کے دکھا رہی ہیں، بالکل ایسے ہی انہوں نے وہ ہاتھ کیا ہوا ہے. اور مجال ہے ان کے منہ میں زبان یہ نکل جائے کہ یہ آپ 9 مئی کے الزامات پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں ثبوت ہیں، یا چلیں یہی کہہ دیں کہ پی ٹی آئی والے تو نہیں مانتے، ان کا تو پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے، عمران خان کا پوائنٹ آف ویو تو یہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ پوائنٹ آف ویو چل رہا ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر، اور یہ انہوں نے صرف یہاں کر کے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے. لیکن چلیں اب انگوٹھیاں جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں اور صرف منہ سے ہوں کہہ رہی ہیں. ان کی صحافت پر میں ان پر تو نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا ہماری بہن ہیں، بڑی ہیں، لیکن صحافت، لفافہ صحافت ہی کہوں گا اسے، میں کیا کہوں گا کہ ان کے منہ کے اندر زبان نہیں ہے کہ وہ خواجہ صاحب کو، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو صحافت کے بنیادی اصول ہیں نا دنیا میں، وہ یہ کہ جب آپ ون آن ون کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کوئی کلیم بھی کرتا ہے تو پھر آپ، وہ شخص تو نہیں بیٹھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں، تو ایک صحافی کے طور پر آپ نے کم از کم کوشش ضرور کرنی ہے کہ آپ ایک فیئر پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دوسری سائڈ کا بھی سامنے رکھیں. بس اگر یہ ان میں ذرا سی فیئرنیس بھی ہوتی تو یہ جب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے تو جو انہوں نے یہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، تو وہ آگے سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ پھر بولنے دیتے خواجہ آصف کو، پھر کہتے کہ عمران خان صاحب نے تو کہا کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا تو پھر معافی کس چیز کی؟ تو ان کو فیئر جرنلزم کے لیے سوالات پٹ اپ کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ بلیا سی مرنا نہ ہی غور پیا کوئی ہور. یہ ذرا آپ نے کلپ سننا ہے، اس میں خواجہ صاحب کتنی زیادہ آفر کر رہے ہیں عمران خان کو، اور ہماری بہن کا ہاتھ آپ نے دیکھنا ہے، ڈائمنڈ دیکھنے ہیں، اور ان کا لفافہ صحافت دیکھنی ہے کہ ان کے اندر بالکل اخلاقیات نہیں ہے کہ وہ ایک سوال بھی پوچھ سکیں. یہ دیکھیے. ہونا چاہیے اگر سیاست میں کسی نے رہنا ہے یا قومی قیادت کا جو ہے یا قومی لیڈرشپ کا کسی نے کلیم کرنا ہے تو اس کو 9 مئی کے اوپر اس کے متعلق کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر پچھتاوے کا اظہار ہونا چاہیے. آپ اس کو معافی کہہ لیں یا ریگریٹ کہہ لیں، آپ جو بھی لفظ اس کو دے دیں، لیکن یہ ایک ہماری 76-77 سالہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو معافی کے علاوہ یا پچھتاوے کے علاوہ یا اس کے علاوہ کوئی کلوز نہیں کیا جا سکتا. میں کہتا ہوں بالکل کہتا ہوں کہ مقبول رہنما ہے، میں مقبول سے انکار نہیں کرتا، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ 4 آدمی ہوں اور آپ جو ہے جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ یا جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر دیں، یا میاں والی جا کے بیس پہ حملہ کر دیں، یا ایس آئی کے دفتر کا فیصلہ آباد میں حملہ کر دیں، یا سیالکوٹ میں ڈیو کمانڈر کے گھروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. پاپولیرٹی ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے آپ ریاست کو جو ہے ڈسٹروائے کر رہے ہیں. تو اظہار ندامت اور پچھتاوے کے باوجود عدالتیں سزا دیں گی جو ابھی موقف آیا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، دے کین ڈو دیٹ. ایون وہ یہ معافی یا پچھتاوا جو ہے عدالت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے، اور ہم عدالت کے اوپر یہ معاملہ چھوڑتے ہیں کہ وہ عدالت جو ہے ہماری اس غلطی کو جو ہے وہ اگنور کرے، اور ہمارے ہم قوم سے معافی مانگیں، کسی ایک شخص سے قوم سے معافی مانگیں، یعنی کسی ادارے سے نہیں، قوم سے معافی مانگیں، ملک سے مانگیں. ادارہ بھی تو قوم کا ادارہ ہے نا. بالکل، پارلیمنٹ کے اندر ان کی قیادت یا عمران خان صاحب. یہ بالکل میں کہ یہ ہوا ہے، لیکن ان پہ کون اعتماد کرے گا؟ یہ آج کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں. 2-3 درجن آدمی جو ہیں ان کے مختلف کمنٹ کرنے والے ہیں. ایک کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا، پھر کہتے ہیں وہ تو قید میں تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، ٹویٹ ہو جاتا ہے. سن لیا آپ نے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب آپ نے خواجہ آصف کو دیکھ لیا کہ وہ بیچارے تو ترلے لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی
किसी से ना मांगो, अदालत से मांग लो, अवाम से मांग लो, किसी से मांग लो, बस एक दफ़ा माफ़ी मांगो ताकि तुम भी नवाज शरीफ की तरह, आप भी आसिफ जरदारी की तरह के हो जाएं, आप भी जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके सामने घुटने टेक दें, और जो हमेशा से हमारे आर्मी चीफ्स करते आ रहे हैं, जो भी आइन को तोड़ते हैं, कि वो ये दिखाते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं करप्ट भी हैं, इनकम्पिटेंट भी हैं, कंप्रोमाइज्ड भी हैं, मुल्क के दुश्मन भी हैं, उनके मज़हब के ख्यालात भी बुरे हैं, उनका ज़ाती करैक्टर भी बुरा है, और सबसे बढ़कर वो कॉवर्ड भी हैं, बुज़दिल भी हैं। ये चीज़ें वो पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर साबित करना चाहते हैं और हमेशा कामयाब हुए हैं। ये पहली दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है और इमरान खान के बारे में कामयाब नहीं हो रहे, तो अब उल्टा पाँव को हाथ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से माफ़ी मांग लें। तो ये तो अब आपने ख्वाजा आसिफ की रुदात तो आपने सुन ली, साथ जो हमारी बाजी साहबा एक बैठी हुई थी उनकी भी आपने जर्नलिज्म देख लिया कि वो बिल्कुल वन साइडेड जो उनके शो के अंदर काम चल रहा है, और उनको बिल्कुल ख्याल नहीं कि लोग देख रहे हैं। ये 90 की दहाई में रहते हैं, इनको नहीं पता कि ये शीशा है या आईना है, इसमें लोग आपकी शक्लें देख रहे हैं जब आप ये काम करते हैं। ऐसे ही तो लोग आपको लफाफा सहाफत नहीं कहते। ऐसे ही तो कोई 200 बंदा आप वीलॉग करती हैं तो कोई 2-3 हज़ार बंदा आपको देखता है, उससे ज़्यादा आपको देखता नहीं है, फिर आप वीलॉग करती नहीं कई दिन। तो ये आप हालांकि बड़ा नाम थी आप, लेकिन क्यों लोग आप सबको छोड़ गए? आपकी इन हरकतों की वजह से, क्योंकि आप फेयर जर्नलिज्म नहीं कर रहे। हम जब बात करते हैं, हालांकि मैं तो फेयर नहीं कह सकता अपने आप को कंप्लीटली, मैं तो बायस्ड हूं, मैं तो इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव हूं, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनवा कर तबसरा करते हैं, वन साइडेड बात नहीं करते। आप यहां इमरान खान का कोई बयान ही चला देते 9 मई के बारे में, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने चलाए हुए थे, फिर ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछ लेते, पीटीआई के किसी बंदे का बयान चला देते, लेकिन नहीं, आपने लफाफा सहाफत करनी है और डट कर करनी है। और अगर कोई इनको मोहतरमा बाजी कह के जो मर्जी कहें, मोहतरमा कह के भी इनके ऊपर अगर आप तनकीद कर दें तो आगे से ये कुत्ता कहती हैं, ये ट्वीट लिखती हैं कुत्ते की दुम, कुत्ता, पता नहीं कैसी परवरिश है, कैसे इनके अल्फाज हैं। खैर हम तो, हमारी बहन है, हम तो वापस कुत्ते के जवाब में कोई फीमेल मुअन्नस ऐसा लफ्ज़ नहीं इनके बारे में कह सकते। लेकिन अगर आप इन्हें मोहतरमा आसमा शराजी साहबा या मोहतरमा सहाफ़ी साहबा कह के भी इन पर कोई जायज़ सहाफ़ती तनकीद करें तो आगे से कुत्ते की दुम, कुत्ता ये कह के लोगों को पुकारती हैं। पता नहीं घर में रवाज होगा, ऐसे ही पुकारते पुकारते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल फिर भी हम एहतराम करेंगे। लेकिन आप जरा सी सख्त बात कर दें, भले पर्दे के अंदर रहते हुए करें, तो फौरन औरत कार्ड निकाल लेती हैं, रोना पिटना, ये शहबाज गिल, ये फलाना, ये औरतों को हरास करते हैं, इनको इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, साथ ही औरत बन जाती हैं। और जब शो पे बैठी हुई हैं तो वही डायमंड यहां निकाल के और और कह रही हैं, उसमें आपने सुना आखिरी 2-4 लफ्ज जो थे उसमें बिल्कुल इंडोर्स कर रही हैं कि बिल्कुल ये पीटीआई ने ये किया, हाँ अदालत में ही माफी मांग लें। हाँ, कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, ये खबर तो हो गई। अब आपको पता है कि एक तरफ तो ये ख्वाजा साहब ने माफी मांगने की बात तो चलें जो करनी थी वो कर ली। अब ख्वाजा साहब से इन्होंने ही सवाल पूछा कि आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपसे नाखुश है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, इसने डिलीवर किया है, इसकी पजीराई है, हमें लगता है तसलसल रहेगा और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए मसला खड़ा करेगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इल्म नहीं 27वीं तरमीम क्या है, चीज़ें आती हैं, आनी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे नहीं मालूम, जब आएंगी 27वीं तरमीम की चीज़ें तो मैं बताऊंगा। तो यहां पर ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह बता दिया कि 27वीं तरमीम आ रही है, नून को भी नहीं पता क्या आ रही। और ये हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब इनसे भी बाला बाला ये काम करवाना चाहते हैं क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही, लेकिन उसमें क्या है ये नहीं इनको पता। फिर एतजाज अहसन साहब का भी यहां एक बड़ा जबरदस्त बयान है। उन्होंने कहा कि ये क्या असूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफी मांगे। इमरान खान किस बात की माफी मांगे? माफी तो 9 मई पर एडमिनिस्ट्रेशन को मांगनी चाहिए। आईजी पंजाब मांगे माफी और बताए कि इसके थानेदार कहां थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। अगर आसमा शराजी साहबा में जरा सा भी जो एक रिज़्क़े हलाल जैसे होता है ना, ऐसे हलाल सहाफत की ट्रेनिंग उनकी जरा सी भी होती तो वो और कुछ नहीं यहां पर जो एतजाज अहसन साहब का बयान ही पढ़ देती ख्वाजा आसिफ साहब के सामने। और मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान का कोई भी जय्यद सहाफ़ी कहे कि मैं ये गलत कह रहा हूं, अगर कह दें तो मैं अपना वीलॉग करना जो है वो छोड़ दूंगा। अगर पाकिस्तान का कोई जय्यद सहाफ़ी ये कह दे
जय्यद, मैं पटवारी की बात नहीं कर रहा, कोई जय्यद सहाफ़ी जिसको अक्रॉस द आयल जो लोग हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट सहाफ़ी मानते, कोई 1-2-4 हैं, वो कह दे कि ये सहाफ़ी का रोल नहीं होता जब वो 1-1 बैठा हो कि वो ऐसा सवाल पूछे कि जिससे दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी जाए, वो अंगूठियां ना दिखाए और हूं ना करे और आखिर पर इंडोर्स ना करे कि हाँ अदालत में ही, असेंबली में ही माफ़ी मांग लें, मतलब कि ये इंडोर्स कर रही हैं कि ये सब कुछ हुआ है। तो खैर, अब एतजाज अहसन साहब ने भी कहा, लेकिन अब इसमें 27वीं तरमीम में क्या है क्या नहीं है इसको तो छोड़ देते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने नया कट्टा खोल दिया और बड़ा ही जबरदस्त खोला है। उन्होंने कहा है कि सर्विसेज चीफ के कानून में इबाहम है। हम आपके सामने ये 2 महीने 2.5 महीने से चीज रख रहे हैं। सर्विसेज चीफ के कानून में इबाहम का इतराफ, सर्विसेज चीफ के कानून में बात साफ नहीं है। खास तौर पर आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ाने वाले कानून में इबाहम है। या तो वजारत दिफा वाज़े कानूनी वजाहत दे दे या पार्लियामेंट में कानून में तरमीम करके ये इबाहम खत्म करे। अब ये नून लीग के खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है उनकी 3 साल से आगे सर्विस है या नहीं, इसमें इबाहम है, और अगर इसको दूर करना है तो नई कानून साजी करनी पड़ेगी। अब आप जैसे जैसे आप जरा नवंबर के करीब जाएंगे आप देखेंगे यहां पर क्या कुछ होता है। तो अब खुर्रम दस्तगीर साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके अगला जो कट्टा खोला है वो जो बहुत ही मोहतरम सदीक जान साहब है उन्होंने खोला है। उन्होंने कहा मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से इस खबर की तस्दीक कर रहा हूं कि पीटीआई के अराकीन असम्बली की अक्सरियत एमएनएज और एमपीएज ये समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी गलत है। हम मजीद इमरान खान की पॉलिसी पर पार्टी को नहीं चला सकते, मामलात को नहीं चला सकते। अच्छा, अब मुझे नहीं, जाहिर है सदीक जान ग्राउंड पर हैं, मेरी इंटरेक्शन तो उस तरह से नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर ये बात दुरुस्त है, मैं दूसरी दफा कहता हूं, अगर ये बात दुरुस्त है तो उन मेंबर पार्लियामेंट्स को रिजाइन कर देना चाहिए और दोबारा इंडिपेंडेंट जीत कर आना चाहिए इमरान खान की टिकट के बगैर या इमरान खान की इंडोर्समेंट के बगैर। जब तक वो इमरान खान की टिकट पर बैठे हैं तो उनको वही पॉलिसी टो करनी पड़ेगी जो इमरान खान देते हैं। हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारे भाई हैं सारे, लेकिन वो जब जब इमरान खान की पॉलिसी से हटेंगे हम तब तब उनको भी कटहरे में लाएंगे और उनकी उस हरकत पर तनकीद भी करेंगे और इमरान खान की पॉलिसी को वाज़े तौर पर डिफेंड करेंगे। जाहिर है ये सदीक जान साहब का व्यू पॉइंट है, मैंने उस पर अपना व्यू पॉइंट दिया है और देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे मामले के अंदर क्या होता है। आगे चलते हैं। जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कल एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से दरख्वास्त की थी कि मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर कानूनी महाज पर तवज्जो रखने दी जाए, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त मंजूर नहीं की। उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा वाकया हुआ, ये कल उन्होंने ट्वीट किया, जो अब मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादम नहीं, फिक्री और माशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से वो अलग होने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या डेवलपमेंट होगी, जो भी होगी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा सलमान अकरम राजा साहब को कि नाजुक मरहला चल रहा है पार्टी के लिए भी, ये स्पेशली 3-4 महीने आपको खान साहब ने अगर ये जिम्मेदारी दी है तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। कमी कुताही हर जगह होती है, हो सकता है आपने बहुत ही उम्दा काम किया, हो सकता है किसी की नज़र में आपने थोड़ा कम उम्दा काम किया हो। कमी कुताही मेरे में भी है, आप में भी होगी, सब इंसानों में होती है, लेकिन वो बाय एंड लार्ज लोग आपके जो आपका कंडक्ट है उसके ऊपर कोई ऐसे सवालात नहीं उठाते कि आपको रिज़ाइन करना पड़े। मेरे ख्याल में तो आपको जो खान साहब जब तक ये जिम्मेदारी आपको दी हुई है वो खुद नहीं कहते, क्योंकि ऐसे मरहले में यकीन कीजिए मैं जनवरी से मैं पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी की मीटिंग्स में नहीं जाता, लेकिन मैं छोड़ता क्यों नहीं, आपने कभी ये सोचा है? हालांकि मैं कहता हूं कि ये जो दोस्त सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और खान साहब के पास बार बार जाते हैं, अभी भी गए चंद दिन पहले और उन्होंने कहा कि नहीं शहबाज नहीं हटेगा, उसमें से वहीं रहेगा। अब मैं मीटिंग तो अटेंड नहीं करता, मुझे क्या उसमें से चस्का मिलता है, मैं तो छोड़ के साइड पे हो जाऊं, सिर्फ एक वजह से कल को इन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को कहना है कि पार्टी पे जब मुश्किल वक्त था तो शहबाज गिल साहब छोड़ के चले गए थे। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये धब्बा ये मेरे पे ना लगाएं, ये काम ये खुद करें। जब ये करेंगे, मेरे पांव से ये जंजीर उतारेंगे डिसिप्लिन की, तो फिर मैं कई जो बाजीगर हैं उनकी बाजियां फिर पड़वाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ इस दिल में बांध के बैठा हुआ हूं, जो जाहिर है बादबानों के साथ बांधना पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब जेल में, या तो वो बाहर हूं, उनकी इजाज़त के साथ मैं
پھر کافی کچھ بول سکتا ہوں، اگر نہیں تو مجھے خاموش رہنا پڑتا. اسی طرح سے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہوں گا کہ پارٹی پر مشکل وقت ہے، ابھی آپ کو اسی پوزیشن کے اوپر رہنا چاہیے. ہاں جہاں پر آپ کو کوئی تحفظات ہیں وہ کھل کے بات کر لیں، کسی اور کو ہیں وہ کھل کے بات کر لیں، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. بہرحال جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا جی، رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا اس میں 75 لوگوں کو 10-10 سال اور بیچ میں 16 کو میرا خیال 3-3 سال اور باقیوں کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. لیکن یاد کیجئے ایک معاملہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوا تھا اور حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں ماری گئی تھیں. یہی شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے وہ سب کچھ کروایا تھا، پنجاب پولیس سے کروایا تھا. اس کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں ہوا. اس کے اوپر 10 سال تو کیا، کسی کو 10 دن کی سزا نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے ہمارے وقت میں بھی پیچھے جنرل باجوہ صاحب اس کو سارے کو مانیٹر کر رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، اور ہم نے کوشش کی تھی اس معاملے کو بھی کہ عدالتوں سے سٹے آرڈر اس کے خارج ہوں، لیکن جنرل باجوہ نے واٹر ٹائٹ قسم کے وہاں سے سٹے آرڈر لے کے دیے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ مقدمہ آگے چلتا ہی نہیں تھا. تو یہ ساری ساز باز تھی. تو اس پر آج تک کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سزائیں دے دی گئی ہیں، اور وہ بھی 10-10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، اس سے کام نہیں. اچھا آگے جی، وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت جو لیپ ٹاپس دیے گئے تھے اس میں 1011 لیپ ٹاپس جو ہیں وہ غائب ہیں. کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ چوری کر لیے گئے. غائب کا مطلب ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کے لیے تھے یہ چوری کر لیے گئے. 1011 لیپ ٹاپس جو ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، کس نے اٹھا کر کس کو بیچ دی ہیں، کوئی پتہ نہیں. اگلی خبر یہ، ذرا آپ نے ایک ویڈیو دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ صاف ستھرا پنجاب یا ستھرا پنجاب نام کا ایک پروجیکٹ مریم نواز نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں خاکروب بھرتی کیے ہیں صفائی کرنے والے. یہ جو نوجوان ہیں پاکستانی، یہ صفائی کرنے کے لیے اس میں بھرتی ہوئے ہیں، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ MBA بینکنگ اینڈ فائنانس ہے. یہ ذرا آپ خود سن لیجئے. محمد ارشد کتوں دے ہو؟ نورے والا نورے والے دے ہو جی. تے کتنی تعلیم ہے تھوڑی؟ MBA بینکنگ اینڈ فائنانس. کتوں کیتا ہے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. اسلام آباد. نوکری ٹرائی نہیں کیتی؟ نوکری مل ہی کیوں نہیں، کوشش کیتی ہے یا کوشش کی تھی. سن لیا آپ نے، یہ حالات ہیں. اس صوبے کو جو چلا رہی ہیں وہ 2 میڈیکل کالجز سے نکالی گئی ہیں. وہ بوٹی لگا کے، نقل لگا کر انہوں نے میٹرک کیا تھا، اور نقل لگا کر ہی انہوں نے FSC کی تھی، اور مطلب وہ خود سے میٹرک بھی نہیں کر سکتی. وہ چیف منسٹر ہیں، اور یہ شخص جس نے بینکنگ اینڈ فائنانس کیا یہ خاکروب ہے. بس جس جگہ پر یہ والے انصاف کا دورہ ہو جو یہاں ہے، جو یہ والا نظام چل رہا ہو، تو پھر کہا گیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ناانصافی کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.